क्या जो थोड़ी बहुत कैविटीज़ बनती हैं उनका चांस है कि वो रूट कैनाल वाले स्टेज पे पहुंच जाएं या फिर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़े? अगर हम दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे, पहले तो वो स्मॉल कैविटी रहेगी जो कि फिलिंग से आपकी ट्रीट हो सकती है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तभी भी अगर पेशेंट को बाय चांस कैविटी के टाइम पे पेन नहीं हुआ तो पेशेंट इग्नोर करेगा, दैट विल लीड टू इम्प्लांट। अगर आप दांतों का ख्याल ज़्यादा नहीं रखेंगे तो आपके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है। गम्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज होते हैं वो ट्रैवल करते हैं हमारे आर्टरीज तक बैक्टीरिया जाएंगे तो वहाँ पे वो कैल्शियम डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक इट कैन बी। कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी डेंटल हेल्थ की एंड डायबिटीज लाइक सिचुएशन? डायबिटीज़ क्या करता है कि हाई शुगर कंटेंट की वजह से बैक्टीरिया को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको अच्छे से और रिएक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। टोबैको, उसका कितना असर पड़ता है दांतों की सेहत पे? टोबैको इज़ वेरी हार्मफुल। उनका इफेक्ट आपके गम्स पे भी और टीथ पे भी है, दोनों पे ही है। इवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका माउथ ओपनिंग भी कम हो जाएगी एंड ओरल कैंसर्स आल्सो देयर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट डोज। मैं हूं डॉक्टर राजीव और आज हम बात करेंगे डेंटल हेल्थ की। डेंटल हेल्थ जो कि एक खूबसूरत स्माइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये खाली ब्रशिंग तक सीमित नहीं है। ब्रशिंग एक शुरुआत है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर केयर चालू होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 से 95% लोग डेंटल केरीज से इंडिया में ग्रस्त हैं। 50 से 90% लोग पेरीओडोंटल डिजीज से कुछ ना कहीं तरीके से परेशान हैं। रूरल एरिया में ये नंबर और भी बड़ा है। ये खाली केरीज, कैविटी खाली यहीं तक सीमित नहीं है या खाली ब्लीडिंग हो गई गम से या टीथ से, उतना ही नहीं है। एक्चुअली इसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका खाना खाने की एबिलिटी और साथ में आपका जो जनरल हेल्थ है बॉडी की, उस पे पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। आज इसको जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, जो कि बहुत एक्सपर्ट डेंटिस्ट हैं और वो प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर अग्रवाल मल्टी स्पेशलिटी डेली डेंटल क्लिनिक में, मिंटो रोड पे। सो आइए आज जानते हैं, जैसे उन्होंने कई सारी स्माइल्स को बचाया है, कि और हम लोग कितना ज़्यादा उसको सुन के समझ के अपनी भी स्माइल को बचा सकते हैं। डॉक्टर आकांक्षा, वेलकम टू द शो। हाय डॉक्टर राजीव, थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल है, जैसे हमने स्टार्ट किया कि क्या 2 बार दिन में ब्रश करना काफ़ी है दांतों की सेहत के लिए? दिन में 2 बार ब्रश करना काफ़ी है दांतों की सेहत को अच्छा रखने के लिए, लेकिन सिर्फ ब्रशिंग ही इटसेल्फ सब कुछ नहीं करती है कि हम सिर्फ 2 बार ब्रश कर लिया। क्या तरीका है, कैसे करना है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है कि हमें कैसे करना है। और ब्रशिंग के साथ साथ हमें फ्लॉसिंग हो गया, टंग क्लीनिंग हो गया, हमें वो भी, ये हैबिट्स भी हमें अपनी डेली रूटीन में लानी होंगी। तो 2 बार चलो कर लिया और मान लीजिए इन थोड़ी टेक्निक्स का भी हमने फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया पे जो डिज़ीज़ का बर्डन है, डेंटल हेल्थ डिज़ीज़ का, वो इतना ज़्यादा क्यों है फिर? एक्चुअली इंडिया में डेंटल क्राइसिस के 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट इज़ अवेयरनेस एंड ओरल हेल्थ स्टेटस। एफडीआई और जो हमारा ये नेशनल ओरल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, जो हमारा बच्चों, जैसे हम बच्चे से बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे दांतों की हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, वैसे वैसे वो मतलब थोड़ा वर्सन साइड जाती है। जैसे जो अपने बच्चों में जो होती है डीएमएफटी की वैल्यू 1 to 2 तक होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो वैल्यू 25 to 38% तक पहुंचती है। तो एज के साथ हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं और उस एज के साथ हमें अपने दांतों पे और ज़्यादा ध्यान देना होता है। और वही फिर से मैं बोलूँगी, 2 टाइम ब्रशिंग इज़ नॉट सफिशेंट। और सेकंड थिंग इज़ अवेयरनेस। हमारे मतलब 2 टाइम ब्रशिंग की बात कर रहे हो आप, इंडिया में अभी आई थिंक 40% ऑफ पॉपुलेशन ब्रश भी नहीं कर रही है, मतलब प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रही है। वही फिर से मैं बोलूँगी, ब्रशिंग इट्स नॉट सफिशेंट, फ्लॉस की भी हमें हैबिट डालनी होगी। और प्लस
फ्लॉस का तो अभी जब ब्रशिंग तक ही हमारे इंडियंस नहीं पहुँचे तो फ्लॉस तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रैक्टिस करता होगा, बहुत ही फ्यू, मतलब 1 or 2% में भी। और ब्रश करने का सही तरीका क्या है? आपने बोला कि पहला पार्ट जो आपने बोला कि हम अच्छे तरीके से ब्रश भी नहीं करते, तो क्या टेक्निक है, क्या तरीका है जो हमारे ऑडियंस ले सकते हैं आपसे कि क्या तरीका है अच्छे से ब्रश करने का? श्योर, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश हमारा मतलब हार्ड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इट शुड बी सॉफ्ट। एंड प्लस हमारे जो टूथपेस्ट है वो भी मतलब फ्लोराइड, हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए। अगर जब हम ब्रश कर रहे हैं तो हमारे दांतों का एक एक एरिया, ब्रश मतलब ब्रिसल्स हमारे दांतों का एक एक एरिया उस कवर करें, मतलब हमें उतना ध्यान से ब्रश करना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें हार्ड ब्रशिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हम हार्ड ब्रशिंग करेंगे दैट ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर टीथ। ठीक है। और स्ट्रोक्स का भी कोई तरीका होता है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल करना है कि वर्टिकल करना है? या बोथ, वी हैव टू डू हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड इवन सर्कुलर ऑल्सो। Even if you are doing your front your teeth, you have to do vertically and horizontally both. And for the posteriors, मतलब पीछे वाले दांतों को आपको सर्कुलर मोशन में भी करना है, देन वर्टिकली भी करना है, जिससे कि हमारी जो डेबिस जो फंस जाती है दांतों के बीच में वो अच्छे से निकल पाएँ। ठीक है। तो या एंड इट शुड बी फॉलोड बाय फ्लॉसिंग ऑल्सो। या ठीक है। और बहुत सारे लोग कई बार एक्सक्यूज़ देते हैं, कई बार बच्चे भी करते हैं कि भाई मैं सुबह ब्रश नहीं करूँगा, मैंने रात को ही किया था, तो ये सही बात है? नहीं, देखो पूरा रात हम एक टाइम होता है कि मतलब 6-7 आवर्स हम सोते हैं, ठीक है, वी हैव अ साउंड स्लीप। तो उस टाइम पे हमारा माउथ हर टाइम मतलब बंद है। तो बंद रहने की वजह से क्या है, जो बैक्टीरियाज हमारे हैं, जो फूड हमारे माउथ में थोड़ा बहुत रह गया है तो उस पर अटैक कर रहे होते हैं, तो हमारे मुंह में एसिड फॉर्म हो जाता है। अगर हम उस एसिड को सुबह ब्रश करके रिमूव नहीं करेंगे वो फर्दर हार्मफुल होगा। हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो इट अगेन मतलब और बैक्टीरियाज आ जाएंगे। फूड भी हम मेनली, हमारा इंडियंस का फूड भी मेनली एसिड की साइड ही है, हम बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो वी हैव टू ब्रश इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। या ठीक है। और जो आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश आ गए हैं, या वो क्या हमारे जो नॉर्मल ब्रश हैं जो आपने बताया मीडियम या सॉफ्ट जैसे यूज़ करो, उनसे अच्छे हैं, बुरे हैं, या दोनों बराबर हैं? नहीं, तुम अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल सकते, बराबर हैं। बस वो एक इलेक्ट्रिक ब्रश को हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, दिस इज़ अ डिफरेंस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक में अच्छा बताऊँगी, नहीं, हम मैनुअल ब्रशिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। और जो दांतों का एग्जामिनेशन है, आजकल कई बार स्कूल्स में देखते हैं कि बच्चों का कैंप लगता है, डेंटल कैंप स्कूल में, जो कि आई थिंक पुराने ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता था या कम लगता था। वो कितना ज़रूरी है? क्योंकि बचपन से ही बच्चे कुछ ना कुछ केरीज डेवलप करने लगते हैं, चॉकलेट खाने की वजह से, मीठे की वजह से। राइट। कितनी ज़रूरत है उसकी? मैं बताती हूँ, जैसे बच्चों के लिए, बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी एजुकेट करना पड़ेगा इक्वली। फिर मतलब स्कूल में आने से बच्चा 3 साल तक तो घर ही है, हमें वो भी पेरेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑफ कोर्स बच्चों को भी हमें बताना पड़ेगा कि अगर आप अपना दांतों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। मतलब हमें ओरल हेल्थ का उनको पूरा एक मतलब कहते हैं उसको लेसन, या फिर आप कह सकते हो उनको नॉलेज होनी चाहिए। और इवन हमारे पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि जब हमारा बेबी मतलब 6 मंथ से हमारे टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, और 3 इयर्स तक बच्चों के उन टीथ की हमें कैसे केयर करनी है। इंडिया में पेरेंट्स को नहीं पता है कि हमें टूथपेस्ट यूज़ करना है तो कौन सा करना है, अगर नहीं टूथपेस्ट कब स्टार्ट करना है, बच्चों के ब्रश कौन सा यूज़ करना है, और कैसे बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है, हमें कैसे करना है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इंडिया में बच्चों की मतलब ये जो एज ग्रुप है 0 to 3 और 4, इसमें बच्चे आई थिंक बहुत ही कम ब्रशिंग करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स हैबिट नहीं डालेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे? उनको पता होना चाहिए कि ब्रश नहीं करेंगे तो उनके टीथ के साथ क्या हो सकता है, वो पेरेंट्स बताएंगे। तो एजुकेशन तो वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। और कितना ज़रूरी है उनका समझना, क्योंकि इंडिया के बाहर तो ऑलमोस्ट हर 1 साल में 1 बार नहीं तो 2 बार डेंटिस्ट का जो विजिट होता है वो ऑलमोस्ट मैंडेटरी होता है। yes. इंडिया में तो मेरे को अपने आप का भी याद नहीं है कि मैं 30 साल से पहले कभी डेंटिस्ट के पास गया हूँगा। ये कितना गलत है? हमें डेंटिस्ट को एवरी 6 months विज़िट करना चाहिए फॉर अ जनरल चेकअप, कि कोई कैविटी तो नहीं है, हमें क्लीनिंग की नीड तो नहीं है,
या हमारे मुंह से अगर बदबू आ रही है, आज इंडिया में लोग उस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हमने शायद ऐसे खा लिया होगा तो मुंह में बदबू रहने लगी। बदबू भी रहती है मुंह में कई बार और हमें पता भी नहीं चलता, हम किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए एवरी 6 मंथ्स। ठीक है। और अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या जो थोड़ी बहुत कैविटीज़ बनती हैं उनका चांस है कि वो रूट कैनाल वाले स्टेज पे पहुंच जाएं या फिर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़े? या बिल्कुल, मतलब अगर हम दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे, पहले तो वो स्मॉल कैविटी रहेगी जो कि हाँ फिलिंग से आपकी ट्रीट हो सकती है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स दैट विल लीड टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर उसके बाद अगर तभी भी अगर पेशेंट को बाय चांस रूट कैनाल मतलब कैविटी के टाइम पे पेन नहीं हुआ तो पेशेंट इग्नोर करेगा, दैट विल लीड टू इम्प्लांट। तो ऑफ कोर्स मतलब अगर हम जितना इग्नोर कर रहे हैं डेंटल इशू को वो उतनी बढ़ती जाएगी और उसके उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स और कह दो एडवर्स इफेक्ट हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा मोर ऑन द सिस्टमिक इफेक्ट्स व्हेन आई से दैट कि ओवरऑल जो बाकी की ऑर्गन्स हैं उन पे डेंटल हेल्थ का कितना असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी हमने सुना हुआ है कि अगर आप दांतों का ख्याल ज़्यादा नहीं रखेंगे तो आपके हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, आपके हार्ट हेल्थ पे। तो ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन क्या है मैं बताती हूँ। क्या होता है कि हमारे मुंह में आप मानिए एक कैविटी है, हमारी कैविटी में बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे, और कैविटीज़ में बैक्टीरियाज हैं तो वो जो हमारे गम्स होते हैं मतलब मसूड़े जो होते हैं उनमें भी इन्फेक्शन कर देते हैं वो, और हमारे ये गम्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में बैक्टीरियाज जो इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज होते हैं वो ट्रैवल करते हैं हमारी आर्टरीज तक। आर्टरीज तक बैक्टीरिया जाएंगे तो वहाँ पे वो कैल्शियम डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मतलब जो आर्टरीज को हार्ड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो उसकी वजह से हमें हार्ट के स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट अटैक इट कैन बी, मतलब ये स्टडीज़ में आया है कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको हार्ट डिसीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ जाते हैं। ठीक है। और अगर हार्ट को अगर हम एक तरफ रखते हैं तो इवन फॉर डायबिटीज़ इट इज़ सेड कि जो गम हेल्थ है और वो डायबिटीज़ है वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है। और जैसे जैसे आपका डायबिटीज़ ख़राब होती है आपकी जनरली गम से, क्योंकि ब्लीडिंग भी बढ़ सकती है अगर आप इंजरी करोगे, तो वो सब में भी दिक्कत होती है। बट और कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी डेंटल हेल्थ की इन डायबिटीज़ लाइक सिचुएशन? देखिए, डायबिटीज़ और पेरिडेंटल डिसीजेज मतलब गम्स की जो प्रॉब्लम है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। मतलब अगर हमारी डायबिटीज़ है तो गम्स में इफ़ेक्ट आएगा, गम्स में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वो डायबिटीज़ को भी हिंडर करेगी। मतलब डायबिटीज़ में होता क्या है, हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, राइट। वो बढ़ता है तो हमारे गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर आपको ये ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, डायबिटीज़ क्या करता है कि हाई शुगर कंटेंट की वजह से बैक्टीरिया को एक कहते हैं ना एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको अच्छे से और रिएक्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो ये चीज़ें वर्सन हो जाती है, ब्लीडिंग या स्वेलिंग तो हो जाती है। और इसका ही रिवर्स कर दो, अगर हमें पेरिडेंटल इशू है, मतलब गम्स में कोई भी इशू है, स्वेलिंग है हमारे गम में या रिसेशन है या ब्लीडिंग हो रही है, अगर हम इसको डेंटिस्ट के पास जाके इसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जो हमारा बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसका वो कंट्रोल में नहीं आएगा। उसको उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेना ही होगा। अगर वो ट्रीट नहीं होगा तो उसके ब्लड शुगर लेवल पे इफ़ेक्ट करेगा वो। तो बैक्टीरियाज जो हमारे हैं जो इसको मतलब ब्लड शुगर लेवल को और पेरिडेंटल डिजीज़ को दोनों का इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें दोनों का ही इक्वली ध्यान रखना पड़ता है, मतलब साइड बाय साइड। और देखा गया है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको गम्स का इशू होता ही होता है, तो उनको भी मतलब डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए एवरी मतलब 4-5 मंथ्स में, कि उनका गम स्टेटस या पेरिडेंटल स्टेटस इट्स ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मतलब आप जो बोल रहे हो कि डायबिटीज़ गम हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है और गम हेल्थ इज ऑल्सो अफेक्टिंग डायबिटीज, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट। यस। और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो और ज़्यादा दिक्कत और ज़्यादा, यस। और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी उसमें और गम हेल्थ में क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं कि ब्लीडिंग होती है जब प्रेगनेंसी के टाइम पे गम से, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो ये तो नॉर्मल है। बट उनका कितनी इम्पोर्टेंस है एक दूसरे को समझने के लिए?
देखिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, गम डिसीजेज आर वेरी कॉमन। मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी को पेरिडोन्टल प्रॉब्लम होगी या ब्लीडिंग होगी या स्वेलिंग होगी, उससे वो अनकम्फर्टेबल भी होती है। ये इशू तो मतलब आप मानो 80% प्रेगनेंसी में लेडीज़ को होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही हैं उस टाइम पे, और हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं और इशू होता है। और हमें मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी अपने डेंटल चेकअप के लिए मतलब कि हमें वो चीज़ वर्स होए उससे पहले कि हम उसको पहले ट्रीट करा लें। आप प्रेगनेंसी भी है, दोनों चीज़ें मतलब वर्सन ना हो जाए, तो हमें उस चीज़ के लिए भी क्या करना चाहिए कि एवरी 5 मंथ में 6 मंथ्स में प्रेग्नेंट लेडी को डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। उसकी जो भी बेसिक मतलब कैविटी है तो एटलीस्ट वो फिल हो जाए, रूट प्लानिंग है रूट प्लानिंग हो जाए, क्योंकि ये स्मॉल थिंग्स हम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ एडवांस हो जाएगी या फिर ज़्यादा वर्सन हो जाएगी तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि फिर मेडिकेशन भी स्टार्ट करनी पड़ती है, मतलब हो सकता है माइन्यूट सर्जरी करनी पड़े। तो एक प्रेग्नेंट लेडी को डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए नॉर्मल अपने चेकअप के लिए। जैसे वो अपनी गायनी के पास जाती है, ऐसे डेंटिस्ट के पास भी उसको जाना चाहिए, मतलब 6 मंथ्स में एक बार विज़िट करना चाहिए। और जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, गम्स स्वेल हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, रिसेशन दिख रहा है उसको, या गम्स में टाइटनिंग या मतलब स्वेलिंग, तो उसको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब इट इज़ अ डेंजरस थिंग। मतलब इट मे बी लीड टू प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ द बेबी और लो बर्थ वेट। मतलब ऐसे कोई इसका भी बहुत साइंटिफिकली कोई रीज़न मिला नहीं है, लेकिन इट इज़ सीन। ठीक है। सो बेसिकली आई थिंक द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक इज कि डेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि दांत कितने अच्छे हैं, कितने साफ़ हैं, बट उससे एक्चुअली ऑर्गन लेवल पे जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको भी आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको टाइम पे जांचते रहें, पता करते रहें, क्योंकि जो छोटे मोटे जैसे दांत चिप कर गए या कुछ हो गया वो कई बार पता भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कोई दर्द होना चालू हो जाता है, कुछ है बट लेकिन ओवर टाइम वो चिप ही कैविटी बन जाती है, रूट कैनाल, और उसके बाद फिर मे बी इम्प्लांट तक की नौबत आ सकती है, राइट। तो आप हल्के में ना लें अगर। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, हमें अपने डेंटल इश्यूज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब टाइम टू टाइम डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट को विज़िट करना ही चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी इशू है, पेन का वेट मत करो आप। ठीक है। और मान लीजिए कि पहले हमारे, क्योंकि जनरली जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो लोग प्रिवेंटिव में अभी हम इतना ध्यान नहीं रखते। हम सोचते हैं कि जब बीमारी होगी तभी डॉक्टर के पास जाना है। तो अगर कोई 2-3 सिम्टम्स आप अगर बता सकें दांत से रिलेटेड, जो अगर हमारे को आते हैं, जैसे दांत में दर्द या कुछ और, या खून निकलना गम में से, या और कुछ 2-3, वो क्या चीज़ हम ऑब्जर्व करें जिसके बाद एकदम हमारे को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास, हमारे को रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ऑल्दो आई थिंक द बेस्ट इज़ कि आप प्रिवेंटिव चेकअप कराएं साल में 2 बार, बट मान लीजिए अगर वो नहीं करा सकते तो क्या वो 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें सिम्टोमेटिकली, कि जैसे ही वो हमें लगे एकदम डेंटिस्ट के पास भागे? हाँ, कुछ चीज़ों को तो हम ध्यान रख सकते हैं। अगर जैसे हमें ठंडा गर्म लग रहा है दांतों में, बहुत बेसिक है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा भी पेन हुआ दांतों में कि, ठीक है, या फिर कभी हमने मतलब अनवांटेडली सडनली कुछ हार्ड बाइट कर लिया, उस टाइम तो हमें लगा एकदम दर्द हुआ, लेकिन फिर ठीक हो गया, लेकिन हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कुछ मतलब फर्दर डीप तो कुछ डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और प्लस वाइल ब्रशिंग, अगर आपको पेन नहीं है, समटाइम्स होता है कि स्मॉल कैविटी है बट व्हाट इट इज़ दैट इज़ नॉट पेनफुल। हम ब्रश करते हुए इतना हम देख सकते हैं कि कुछ ब्लैक तो नहीं हो रहा हमारे टीथ में, या ब्राउन तो नहीं रह रहा, या हमारा टूथ कोई डिस्कलर तो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम खुद से भी देख सकते हैं, हम ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का। तो हमें ज़रूर तभी डॉक्टर के पास हमें दिखाना चाहिए अपने आप को, फॉर ओपिनियन। सो डॉक्टर, टू फॉलो दैट अप, जो बैड ब्रेथ होती है, जो ब्रश ना करने से या काफ़ी समय से अगर ब्रश नहीं किया है उसकी वजह से जो थोड़ी सी मुंह से स्मेल आती है, वर्सेस हैलिटोसिस जो कि एक स्टैब्लिश्ड बैड ब्रेथ है, जो कि काफ़ी एक्चुअली अगर आप पास में जाएं तो काफ़ी बास मारती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो नॉर्मल बैड ब्रेथ है कि आपने कुछ लाइक अनियन गार्लिक कुछ आपने खाया और कुछ दिन तक मतलब 1-2 दिन ब्रश नहीं किया, तो उसकी वजह से वो स्मेल आने लगती है। वो स्मेल हम ब्रश करेंगे, इट विल गो, बट द स्मेल विद द हेलिटोसिस इट विल नॉट गो।
इट विल दैट स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ आपका कोई तो डिकेड है, उसमें बैक्टीरियाज हैं, जो बैक्टीरिया सल्फर कंपोनेंट रिलीज़ करता है, तो उस सल्फर कंपोनेंट की वजह से वो बैड ब्रेथ आती है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, दैट बैड ब्रेथ और बदबू वो माउथ में आपके रहेगी रहेगी, आप कितना भी ब्रश कर लो, मतलब 1 मंथ 2 मंथ वो स्मेल रहेगी रहेगी। आप परेशान ही रहोगे कि यार स्मेल क्यों नहीं आई, कोई भी माउथ वॉश यूज़ करो, अनटिल अनलेस इट शुड बी ट्रीटेड। जब तक वो ट्रीट नहीं होगा वो स्मेल आपको रहेगी। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हेलिटॉसिस एंड द नॉर्मल बेड ब्रेथ। सो वील सेगवे इनटू अनदर डिस्कशन पॉइंट नाउ कि इंडिया में क्या गुड हैबिट है, बैड हैबिट्स हैं और उनके बीच में गैप क्या है, ठीक है। तो आई थिंक उसमें पहला यही है कि हम फ्लॉसिंग नहीं करते, राइट। सो अ लिटिल मोर कि फ्लॉसिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि फ्लॉसिंग नाम की भी कोई चीज़ है, होती क्या है और कैसे करते हैं। इंडिया में 80% लोगों को नहीं पता होगा कि फ्लॉसिंग क्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो मतलब ब्रश की इम्पॉर्टेंस भी नहीं पता है कि ब्रश ही क्यों करना है हमें। उनको उसकी चीज़ क्लियर नहीं है कि हमें ब्रशिंग क्या हेल्प कर रही है। हमें सबसे पहले तो उनको उस चीज़ से अवेयर करना पड़ेगा कि हाँ, ब्रशिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। कि आपको ब्रश आप नहीं करोगे ब्रश विद टूथपेस्ट तो आपके माउथ में हाइड्रोसिस तो होगा ही होगा, प्लस कैविटीज़ भी हो सकती हैं, आपके गम्स भी स्वेलन अप या फिर गम्स में ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो हमें स्टार्टिंग ब्रश से ही करनी पड़ेगी। एंड फ्लॉस मार्केट में मतलब आई थिंक कुछ लोगों के लिए थोड़ा फैंसी है कि फ्लॉसिंग इज़ फैंसी, बट इट इज़ नॉट। इट्स मतलब नॉर्मल डेंटल रूटीन जो हमें डेली फॉलो करना चाहिए फ्लॉसिंग के लिए। मार्केट में मतलब फ्लॉस वो ब्रश और अगर आप टूथपेस्ट से कंपेयर करें थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है फ्लॉस, बट डेली यूज़ में दैट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव कि आप डेली यूज़ में आप फैंसी फ्लॉस लोगे या डेंटल टिप्स यूज़ करोगे, दैट इज़ एक्सपेंसिव। लेकिन बेसिक फ्लॉस मतलब इतना कॉस्टली नहीं है कि लोग नहीं ले सकते। तो हमें फ्लॉसिंग भी करनी चाहिए जिससे कि हमारे गम्स टीथ हेल्दी रहें। एक दिन में कितनी बार करनी चाहिए फ्लॉसिंग? फ्लॉसिंग एक बार करनी चाहिए हमें दिन में, और वो भी ब्रश करने से पहले हमें फ्लॉसिंग करनी चाहिए, जैसे कि दांतों के बीच में जो भी मतलब जमा हुआ है वो निकल जाए, उसके बाद ब्रश उसको क्लियर कर दे, मतलब क्लीन कर दे, जो भी थोड़ा बहुत दांतों के बीच में वो फ्लॉस निकाल देगा और उसको लूजन अप कर देगा। फिर ब्रश उसको ईजिली उसको हटा सकते हैं, क्योंकि ब्रश के ब्रिसल्स हर बहुत छोटी छोटी प्लेसेस पे नहीं जा सकते। ठीक है। और क्या ये हैबिट बनाना बहुत मुश्किल है? हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा फ्लॉसिंग के लिए हैबिट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें, थोड़ा डेडिकेशन रखें तो इट कैन बी। मतलब स्टार्टिंग में मतलब लोगों को प्रॉब्लम होती है फ्लॉसिंग से, कई बार गम से ब्लीडिंग हो गई, लोगों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी लगता है कई बार, बट इट कैन बी डन, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बट यू शुड बी डिटरमिन्ड कि हाँ मुझे भाई अपना ओरल हेल्थ अच्छा रखना है तो मेरे को ये करना है, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है। और जो इंडिया में हम काफ़ी दातुन का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो टंग क्लीनर बचपन में देखते थे हम, तो अब तो बहुत कम दिखता है, बट आई थिंक इवन ब्रश के पीछे भी होता है वो रफ एज, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्या वो सही है गलत है टंग क्लीनर एंड दातुन, उसके बारे में थोड़ा सा बताए दोनों चीज़ के बारे में, स्पेशली फ्रॉम अ मॉडर्न डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दातुन जो है, नीम के दातुन हम करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स करते थे, राइट। नीम के दातुन बहुत अच्छी होती है दांतों की हेल्थ के लिए, क्योंकि नीम में एंटी माइक्रोबियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है जो हमारे गम्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। मतलब हमें ब्लड सर्कुलेशन को भी उसमें अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है, इवन टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करता है। बट इट विल नॉट रिप्लेस ब्रश। आई कैन से कि आप दातुन भी कर सकते हो, बट नॉट इन प्लेस ऑफ ब्रश। जैसे कि आपने टंग क्लीनिंग के लिए बोलता, टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टंग क्लीनिंग हमें जो हमारे टंग पे डेब्रीज खाने के बाद रह जाती हैं, या आप बोले जो हमारे टंग्स की साइड्स हैं उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो टेस्ट बर्ड्स है, टंग क्लीनिंग की वजह से जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो काफ़ी मतलब हेल्दी हो जाती हैं और मतलब कि अपना वर्क और अच्छे से कर पाती हैं। तो टंग क्लीनिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमें टंग क्लीन डेली करनी चाहिए। सो आई थिंक बेसिक पॉइंट ये है कि दातुन और टंग क्लीनिंग भी अच्छे हैं, बट वो सब्स्टिट्यूट नहीं है ब्रश के। दिस इज नॉट, या ठीक है। वी हैव टू डू ब्रशिंग
twice a daily for sure, and tongue cleaning also. Yeah. ठीक है. और अगला जो हमारा सेक्शन है वो मैं बात करता हूँ अब डाइट की और थोड़ा सा जो हम टोबैको की हैबिट की रादर. सो उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना इम्पोर्टेंस है और कितना उसका बुरा प्रभाव है दांतों की सेहत पे. आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है बात करना. सो पहला सबसे पहले टोबैको, उसका कितना असर पड़ता है दांतों की सेहत पे? टबैको इज़ वेरी हार्मफुल. मतलब हमारे डेंटल हेल्थ के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे गम्स के लिए बहुत हार्मफुल है. मतलब एज ए डेंटिस्ट आई विल एडवाइस कि हमें टबैको कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी. और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए कि हाउ कैन दे क्विट दैट हैबिट. उनका इफ़ेक्ट आपके गम्स पे भी और टीथ पे भी है, दोनों पे ही है. इवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका माउथ ओपनिंग भी कम हो जाएगी एंड ओरल कैंसर्स आल्सो देयर. तो you have to quit that habit with the help of dentist. Dentist will help you if you visit dentist regularly and ask your dentist कि मेरे को भाई tobacco की habit quit करनी है, तो he or she will help you. ठीक है. और जो हमने भी टोबैको की बात की, हमने च्यूएबल टोबैको की बात की, जो स्मोकिंग है वो भी असर करता है? Yes, it is also मतलब सेम इफेक्ट कि वो टीथ की स्टेनिंग करेगा. सबसे ज़्यादा टीथ की स्टेनिंग होगी और गम्स स्वेलन अप हो जाते हैं. जो स्मोकिंग टबैको होता है, गम्स स्वेलन होता है, ब्लीडिंग गम्स से स्टार्ट हो जाती है, गम्स रिसाइड कर जाते हैं. और ये चीज़ें डायरेक्टली फिर हमारे टूथ को भी इफ़ेक्ट करती है. जब हमारे गम्स स्वेलन अप हैं और रिसीड कर गए हैं तो हमारे टूथ में भी मोबिलिटी आ जाती है. तो माइट बी वी लूज़ आवर टूथ बिकॉज ऑफ दिस ओनली. मतलब माइट बी देयर इज़ नो कैविटी ऑन योर टूथ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके गम्स स्वेलन अप हैं, ब्लीडिंग कर रहे हो, रिसेशन है, तो आप अपना टूथ खो सकते हैं. आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नॉट जस्ट देयर इज़ रिसीडिंग ऑफ गम्स, पर आपने बोला कि आप टूथ तक खो सकते हो अपना. यस. ओके. एंड जो टूथपेस्ट होते हैं या हम जैसे टूथब्रश करते हैं, क्या वो करने से इनका कुछ असर रिवर्स होता है? देखिए बहुत थोड़ा, बस ये हो सकता है कि आप प्रॉपर अगर टूथब्रश कर रहे हो तो ये हो सकता है कि बस स्टेनिंग कम हो, लेकिन उसका जो सिस्टम पे इफ़ेक्ट हो रहा है वो तो नहीं हम कम कर सकते ब्रशिंग से. मतलब वो इफ़ेक्ट कम नहीं होगा, जस्ट स्टेनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है. अदरवाइज़ हमारा जो गम्स का इशू है वो रहेगा ही रहेगा अगर आप स्मोक टोबैको भी ले रहे हो देन ऑल्सो. ठीक है. बाकी जो स्नैक्स हो गए, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक, इनका कितना असर पड़ता है दांतों पे? या देखिए क्या होता है, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक, इनमें एसिड होता है बेसिकली. ठीक है. और जो एसिड होता है ये हमारे टीथ की ना एक सुपरफिशियल लेयर होते हैं एनामल, जो हमारे टूथ की सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है. ये उसको वेयर ऑफ करता है. मतलब स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब एसिडिक चीज़ें ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो 5-6 ईयर्स में आप देखोगे कि आपको सेंसिटिविटी का इशू स्टार्ट हो गया कि आपको ठंडा लगने लगा है, गर्म लगने लगा है. और प्लस उसके साथ साथ क्या होगा कि दांतों में ना प्लाक डिपॉजिट होता है, उसको हम कैलकुलस भी बोलते हैं. तो वो उसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती है. बैक्टीरियाज जो हमारे हैं टिथ पे अच्छी ग्रिपिंग बना लेते हैं और कैलकुलस डिपॉजिट करने लगते हैं, और वो डायरेक्टली गम्स को इफ़ेक्ट करते हैं. हमारे गम्स रिसीड करने लगते हैं, नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं, वो उनमें सूजन आ जाती है. तो जो हमारे माउथ में एसिडिटी बन जाती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हमें हमारे मतलब कि जो हमारा इनामल है उसको वेयर ऑफ करती है. और वो होगा तो फिर सेंसिटिविटी आपको होगी और आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना पड़ेगा. तो जब भी आप कुछ खा रहे हैं, मतलब कुछ भी, तो आप एक बार रिंस कर लो अच्छे से. एटलीस्ट जो बैक्टीरियाज जो एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं एटलीस्ट वो फ्लश आउट हो जाए. राइट. तो हमें खाना खाने के बाद एक बार रिंस तो कर लेना चाहिए कि हाँ हमने खाना खाया है, तो एटलीस्ट हमें रिंस. इंडिया में मीठा खाने का लोगों को बड़ा शौक है कि हाँ मीठा खाने के बाद मीठा खाना ही खाना है. तो मीठे में तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब हमारे मुंह में एसिड ही फॉर्म होएगा. अगर आप उसके बाद 1-1.5 घंटा ऐसे बैठ गए, आप किससे बात नहीं कर रहे हो, मुंह बंद है, मुंह में सलाइवा नहीं है, तो हमारे टीथ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है वो चीज़. तो हमें खाना खाने के बाद रिंस करना चाहिए.
ठीक है। प्रॉपर्ली। ठीक है। और जो आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट आ गए, फ्लोराइड फ्री, नमक है, कुछ और है, सब कुछ है टूथपेस्ट के अंदर, तो वो कितना हेल्पफुल है उन सब के इंग्रेडिएंट्स का होना टूथपेस्ट में, या ये खाली एक फैंसी फैड है आजकल का? नहीं, देखिए आजकल हर्बल टूथपेस्ट भी आ रहे हैं। हाँ। वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर्बल टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आपको वो भी अपनी टूथपेस्ट में देखना होगा कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है कि नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर्बल ख़राब है, दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी होना चाहिए। एक वो सॉल्ट कंटेमिनेटेड टूथपेस्ट आते हैं, क्या उसमें सॉल्ट है, तो वो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए। डैट विल अगेन एनामल को भी वियर ऑफ करता है, उससे फिर सेंसिटिविटी हो जाएगी। कि फिर चारकोल टूथपेस्ट आते हैं, आप हफ्ते में एक बार कर सकते हो उसको, अगर आपको है तो आप एक बार कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना, ये तो आप हर्बल टूथपेस्ट कर रहे हो, ये तो फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट आपको ज़रूर यूज़ करना है। और जो थोड़ा सा हमारी लोकल इंडिया में कई बार हैबिट्स होती हैं कि कोल से आप उंगली पे लगा के कर लो, Yes, या yes. फिर बेकिंग सोडा से कर लो, क्या वो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, गलत प्रैक्टिसेस हैं? देखिए, बेकिंग सोडा और जो हम घर में प्रैक्टिस करते हैं, आप एज ए होम रेमेडी कभी कभी आप कर सकते हैं, नॉट रेगुलरली। एज ए माउथ फ्रेशनर की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप रेगुलर यूज़ करो तो अगेन इट विल वियर ऑफ योर एनामल लेयर। जो उसमें बेकिंग सोडा में सोडियम होता है, तो वो हमारे एनामल लेयर को घिसता है और वो फिर डेंटिंग लेयर तक आ जाता है, हमारे दांत भी पीले पीले दिखने लगते हैं फिर। तो वो हम प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। लोग हल्दी यूज़ करते हैं, जैसे हल्दी, ये मस्टर्ड ऑयल का पेस्ट मिक्स किया, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वो यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं यूज़ करने में। नॉट इन अ मतलब डे टू डे डेली प्रैक्टिस, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप डेली उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। बेटर कि आप एक बार डेंटिस्ट को विजिट करो अगर कोई भी इशू है। दीज थिंग्स आर नॉट द सोल्यूशन। ठीक है। और जो येलोइंग ऑफ टीथ होता है, वो क्यों होता है? एक तो आपने बताया कि बैक्टीरिया की परत है और उसके जो भी एसिड बन रहा है, बट येलोइंग ऑफ टीथ कितना डेंजरस है, क्यों हो रहा है, और हमारे को उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए, उसको क्या ठीक कराना चाहिए? कई लोग कई बार क्लीनिंग कराते रहते हैं कई दफ़ा टीथ की, क्या वो सही है कि नहीं? ये 2-3 क्वेश्चंस और बताएं। देखिए, येलोइंग टीथ जो है उसमें कुछ बुराई नहीं है। इसमें भी 2 तरीके होते हैं। हमारे ना टूथ के ऊपर एक स्टेनिंग होती है, कई बार हमारी इंट्रिंसिक स्टेनिंग होती है, मतलब टूथ के अंदर। जो एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग है वो हम वाइटनिंग करते हैं जैसे क्लिनिक्स पे, हम वो करा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी स्माइल को लेके, तो यू कैन गो फॉर अ वाइटनिंग। आजकल मतलब वाइटनिंग टूथपेस्ट भी आ रहे हैं, जो मतलब अगर थोड़ा बहुत स्टेनिंग है दैट विल हेल्प देम ऑल्सो। बट अगर आप डेंटिस्ट के सुपरविजन में अगर वाइटनिंग करा रहे हो, दैट विल गुड, क्योंकि कई बार वाइटनिंग से क्या होता है कि हमारे टूथ में सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर गम्स में इरिटेशन हो जाती है। अगर आप किसी क्लिनिक पे ही कराओगे, मतलब डेंटिस्ट के पास कराओगे, दैट विल बी गुड। अगर आपको अपनी स्माइल को लेके, एस्थेटिक्स को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, देन अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट मच, मतलब इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम कि हमें हमारे दांत वाइट ही होने चाहिए। नहीं, कई लोग ये चीज़ कई बार होता है कि जेनेटिक्स भी होता है इसमें। आपके टीथ हमेशा नहीं, सबके टीथ बिल्कुल वाइट ही होंगे। ठीक है। और आपने थोड़ा सा तो बताया था सेंसिटिविटी के बारे में, बट थोड़ा सा और बताएंगे कि सेंसिटिविटी होती क्यों है? बिकॉज ये एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, और लोग कई सारे अलग अलग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग क्लोव यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सेंसिटिविटी होती क्यों है? देखिए, सेंसिटिविटी 2 रीजन्स हो सकते हैं सेंसिटिविटी के। या तो आपको कैविटी है, उसमें आपको सेंसिटिविटी है, या फिर आपके गम्स रिसाइड कर गए हैं नीचे की साइड, तो उस वजह से आपको सेंसिटिविटी है। एंड थर्ड थिंग्स कि ये तो आपका एनामल जो लेयर है जो हमारी पूरे टीथ को प्रोटेक्ट करता है, उसकी थिनिंग हो गई है। ओके, जो फर्स्ट थिंग है कैविटी को हम फिल करके उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, राइट। और जो सेकंड थिंग मैंने बताई थी कि हमारे गम्स रिसाइड कर दिए हैं, मतलब पेरिडोंटल प्रॉब्लम है उनको, तो आपको मतलब एक ट्रीटमेंट लेना होगा। स्टार्टेड विद द नॉर्मल स्केलिंग, जो स्केलिंग करके फिर डॉक्टर उनको गाइड करेगा कि आपको कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना है।
आपको कौन सा माउथ वॉश यूज़ करना है, दैट विल हेल्प देम. मतलब इट विल टेक टाइम बट इट विल हेल्प देम. एंड जो थर्ड वे बताया मैंने आपको कि इनामल की लेयर हमारी वेयर ऑफ हो जाती है, वो थोड़ी है तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है. दैट इज़ हैव अ सॉल्यूशन. वी कैन गो फॉर विनियर्स, राइट, बॉर्निंग. तो दैट विल हेल्प देम. और हमें कोई भी मतलब सेंसिटिविटी टू टूथपेस्ट अपने आप से स्टार्ट नहीं करना चाहिए कि आप ये नहीं कि आज आपको सेंसिटिविटी होती है आपने 5-6 महीने तक आप वो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो. नो, दैट इज़ रॉन्ग. हमें डॉक्टर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जब तक बोल रहे हैं कि हाँ आपको 15 डेज़ यूज़ करना है, 20 डेज़ यूज़ करना है या मंथ यूज़ करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए. मतलब एंटी सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी टूथपेस्ट, सॉरी. यस, अदरवाइज़ आप अपना नॉर्मल टूथपेस्ट आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आप वो कीजिए. सो डॉक्टर, दिस वॉज वेरी गुड. सो अगला जो हमारा सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे FAQs और थोड़ा मिथ्स की. तो मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँगा तो आप उसको बताइएगा वो ठीक है गलत है, या अगर वो क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर कीजिएगा. Sure. और छोटे में, ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं वो समझ सकें ये उनके क्वेश्चंस हैं. और नॉर्मल ज़िंदगी में काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं जो उनका आंसर नहीं पता होता. तो पहला क्वेश्चन है, शुड आई रिंस माई माउथ राइट आफ्टर ब्रशिंग? No, we should not rinse our mouth after brushing. We should wait for 30 to 40 minutes to rinse your mouth. Just we have to brush your teeth and just we have to spit. क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड है उसको टाइम चाहिए होता है कि हमारे जो टूथ है उस पर एक लेयर बना सके, फ्लोराइड लेयर, जिससे कि उस पर बैक्टीरियाज अटैक ना कर सकें. ब्रशिंग हमारे को ब्रेकफास्ट के पहले करनी चाहिए कि बाद में? ब्रशिंग पहले करनी चाहिए ब्रेकफास्ट से, क्योंकि ओवरनाइट जो बैक्टीरियाज हमारे माउथ में हैं तो उनको तो हमें क्लियर अप करना पड़ेगा. अदरवाइज़ अगर आप ब्रेकफास्ट कर लोगे, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप खाना तो खा ही रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज तो हैं, तो आप उनको उनकी टेंडेंसी मतलब डेंटल कुछ भी कोई प्रॉब्लम करने की आप इंक्रीज़ कर रहे हो. तो बेटर है कि आप पहले ब्रश कर लो, या अगर आप नहीं कर पा रहे हो ब्रेकफास्ट के बाद आपको करना है तो उसके बाद भी आपको मतलब 30 to 60 मिनट्स रुक के फिर ब्रशिंग करो आफ्टर ब्रेकफास्ट. लेकिन आई विल रिकमेंड कि आपको ब्रेकफास्ट से पहले ही ब्रशिंग करनी चाहिए. ठीक है. क्या स्ट्रेस टीथ या गम को अफेक्ट करता है? येस, मतलब इट्स इफेक्ट्स योर गम्स मेनली, देन इट विल लीड टू टीथ. इफ आवर गम्स विल अफेक्टेड देन टीथ विल श्योरली विल अफेक्टेड वन एंड अनदर डे. ठीक है. और वो एक बक्सिज्म होता है कि ब्रक्सिज्म, हाँ, हम टीथ को बहुत टाइट करते हैं, उसकी वजह से कई बार हमें TMJ इश्यूज़ भी हो जाते हैं. हमें मतलब माउथ ओपनिंग में इशू होने लगता है, पेन रहने लगता है हमारे टेम्पल एरिया में. जो आजकल क्योंकि बहुत सारे नाइट वाली भी जॉब्स होती हैं, जैसे नाइट शिफ्ट्स है जिसकी, उनको अपने डेंटल केयर रूटीन में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे उनके नाइट शिफ्ट है, जब उन्होंने लास्ट अपना खाना खाया, एक तो उनको उसके बाद मतलब अच्छे से रिंस करना चाहिए. और मतलब ओवरनाइट उनको हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा माउथ ड्राई होगा बैक्टीरियाज उतने ही एक्टिव हो जाएंगे. तो हमें पानी पीते रहना चाहिए, मतलब हाइड्रेटेड हमें रहना चाहिए. क्या विटामिन की कोई डेफिशिएंसी से गम्स पे और टीथ पे असर पड़ सकता है या अल्सर हो सकते हैं? यस, जैसे आपका विटामिन B12 हो गया तो उसकी डेफिशिएंसी से आपके गम्स पे इफ़ेक्ट आएगा. विटामिन C हो गया तो आपके गम्स ब्लीड करेंगे, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको अल्सर्स हो जाएंगे. ये बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि आप देखते हो ना, अगेन अगेन अल्सर हो रहा है, डॉक्टर पेशेंट आते हैं कि पता नहीं मेरे को बार बार अल्सर्स क्यों हो जाते हैं. तो ये होता है कि ये तो विटामिन B12 की उसको डेफिशिएंसी है, या विटामिन C. मतलब अगर कोई कॉज और नहीं मिल रहा है हमें कि अल्सर्स क्यों हो रहा है, तो दिस कैन बी द रीजंस. ठीक है. क्या बैड ओरल हाइजीन डाइजेशन पे असर कर सकता है या फिर बॉडी ओडर भी ख़राब कर सकता है? यस. देखिए, हमारा जो डाइजेशन है स्टार्ट हो जाता है इटसेल्फ फ्रॉम द माउथ. जो हमारा सलाइवा है इट्स अ फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. अगर हमारा हाइजीन प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, कैविटीज़ होंगी, हम ठीक से च्यू नहीं कर पाएंगे. हम च्यू नहीं करेंगे तो उसको स्मॉल बाइट्स नहीं बनेंगे फूड की. ठीक है, स्मॉल बाइट्स नहीं बनेंगे तो हमारा सलाइवा ठीक से वर्क नहीं करेगा. बड़े बाइट्स पे हमारा सलाइवा वर्क नहीं करेगा. जो डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हो रही है इटसेल्फ, गट्स में जाएंगे बात तो बात की बात है, वो चीज़ उस पर इतने अच्छे से वो एक्टिव नहीं हो पाएगा.
हम खाना ऐसे ही swallow करेंगे और वो जो उसके न्यूट्रिशंस हैं बॉडी उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो हमें इसीलिए बोलते हैं कि दांत अच्छे तो पूरा शरीर अच्छा। ठीक है, आप तंदुरुस्त तो दांत तंदुरुस्त तो आप तंदुरुस्त। क्या बात है, ठीक है। और अगर हमारे को जब फ्लॉसिंग करते वक्त या टूथ ब्रश करते वक्त अगर खून निकले गम से तो क्या करना चाहिए? आपको अपने डेंटिस्ट को विज़िट करना होगा। ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग ये नहीं कि आप उसको क्विट कर दो कि मेरे को तो आज भाई खून आ गया और खून आ रहा है तो मैं ब्रशिंग छोड़ देता हूँ, कुछ दिन ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना होगा कि मैं यहाँ फ्लॉस करते हुए मेरे को ब्लीडिंग हो रही है या ब्रशिंग करते हुए मेरे को ब्लीडिंग हो रही है। तो देयर मे बी सम रीज़न कि आपको ब्रशिंग की वजह से ब्लीडिंग क्यों हो रहा है। इट्स नॉट नॉर्मल, राइट? कि आप हम डे टू डे लाइफ में ब्रश करते हैं, ब्लीडिंग थोड़ी ना होती है। अगर कभी ब्लीडिंग हो रही है अच्छी खासी तो हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके गम्स हो सकते हैं स्वेलन अप हो, रिसेशन हो रहा हो, मतलब एनी रीज़न इट कैन बी एनी रीज़न। ठीक है। क्या स्केलिंग करने से दांत हिल जाते हैं या फिर घिस जाते हैं? नो, इट्स अ बिग मिथ। मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग मिथ। बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि डॉक्टर साहब अगर सफाई कराएंगे तो दांत हिल जाएंगे। हमारे उस रिलेटिव ने दांत साफ़ कराए थे, उसके दांत हिल गए। अब हमें नहीं पता ना उस रिलेटिव के साथ क्या था, क्या इश्यूज़ थे, कोई और साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप स्केलिंग करा लो मतलब 6 मंथ्स में एक बार, इट्स कम्प्लीटली हेल्दी। वो आपके टीथ को भी हेल्दी रख रहे हैं, आपके गम्स को भी हेल्दी रख रहे हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्केलिंग हमें एवरी 6 मंथ जब आप डॉक्टर को विजिट कर रहे हो तो स्केलिंग हमें करवानी चाहिए। ठीक है। इट्स वेरी मतलब कंपल्सरी, आई कैन से इट्स कंपल्सरी। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जस्ट बाय ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग भी बहुत चीज़ें रह जाती हैं कि हम कई बार जो पीछे की दांत तक कई बार हमारा फ्लॉस भी और ब्रश नहीं पहुंच पाता है। तो दैट कैन बी डन एट क्लिनिक ओनली। प्रोफेशनल क्लीनिंग इज़ नीडेड। टूथब्रश पे टूथपेस्ट की सही मात्रा क्या है? अ पी साइज। Should we use medicated paste without doctor's prescription? No, a big no. It should not be used without doctor's prescription. If you use it, your body will get a resistance power against this medicine. Whenever you are needing कि आपको आज सेंसिटिविटी आपको यूज़ करना पड़ रहा है, that will not work. फिर आप डॉक्टर को बोलोगे टूथपेस्ट तो काम ही नहीं कर रहा है, मेरे को तो प्रॉब्लम सेम है। ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन स्पेशली बच्चों के ओरल हेल्थ में। देखिए, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो हमारे परमानेंट टूथ की कहते हैं ना गाइडलाइंस होते हैं। बड़ों को उन बच्चों को रास्ता बड़े दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चे दिखा रहे हैं बड़ों को रास्ता। ठीक है, हमारे अगर मिल्क टीथ हेल्दी नहीं होंगे तो हमारे जो परमानेंट टीथ हैं जो आएंगे वो हेल्दी नहीं आएंगे या टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो हमें मिल्क टीथ का उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमारे परमानेंट टीथ अच्छे से आएँ और मतलब ठीक जगह पे आएँ। अदरवाइज़ आपको फिर वो टेढ़े मेढ़े आएंगे, उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप मतलब बचपन से ही थोड़ा ध्यान रखो चीज़ों का, कैविटीज़ ना हो बच्चों को, फ्लोराइड एप्लीकेशन कराएं टाइम से बच्चों को। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मतलब बच्चों के लिए। क्या जो मिसिंग टूथ हो गया या टीथ हो गए उनको रिप्लेस करना कितना ज़रूरी है या उनको रिप्लेस करना चाहिए आर्टिफिशियल टीथ से या टूथ से, और अगर ना करें तो वो कितना डेंजरस है? देखिए, मिसिंग टूथ रिप्लेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़रूरी है आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ के लिए। एक मिसिंग टूथ ही आपकी मतलब पूरी ओरल हेल्थ ख़राब कर सकता है। हमारे टूथ की टेंडेंसी होती है मूव करने की। जैसे उनको स्पेस मिलता है ना, आपका एक टीथ मिसिंग है, उसके दोनों साइड के टूथ मूव करने लगेंगे, वो झुक जाएंगे। ऊपर का टीथ को भी स्पेस मिलेगा, वो नीचे आने लगेगा, राइट? और इससे क्या होगा, जो ये तीनों चारों टूथ हैं वो लूज़ हो जाएंगे क्योंकि उनको टेढ़े हो रहे हैं तो सॉकेट से बाहर आ रहे हैं, गम्स भी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो लूज़ होएंगे, वो निकल जाएंगे। वो निकले उसके फिर फर्दर ये चीज़ पूरे माउथ में इस तरीके से फैलती जाएगी। तो हमें वो टीथ रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर हम रिप्लेस कर लेंगे तो वो चीज़ स्प्रेड ही नहीं होगी, ना कि हमारे टूथ लूज़ होंगे और ना वो निकलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो भी टूथ मिसिंग है हम उसको रिप्लेस ज़रूर कराएं, मतलब जल्द से जल्द करा लें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर, एक लास्ट क्वेश्चन या
और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा TMJ आपने मेंशन भी किया था, उसमें दर्द होता है तो कई बार क्या बल्कि ऑलमोस्ट हर बार मिस हो जाता है जब हल्की इंटेंसिटी का होता है, क्योंकि कई बार लगता है कि वो कान से दर्द आ रहा है, कई बार लगता है माइग्रेन है। तो क्या हमारे को करना चाहिए कि और कब हमारे को पता लगना चाहिए कि वो TMJ का दर्द है और ये डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी नहीं है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पैरासीटामोल या कोई OTC टाइप दर्द की दवा खाने से आपको ठीक हो जाएगा, और हो भी जाएगा तो टेम्परेरी होगा, उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी TMJ का हमें पेन होता है, हमें माउथ ओपन एंड क्लोज करने में डिफ़िकल्टी होती है, उस टाइम पे हमें पेन भी होता है बेसिकली दिस एरियाज। यू कैन मतलब अगर पेन नहीं हो रहा है तो आपको एक क्लिकिंग साउंड आएगी, आप जैसे माउथ अपना ओपन कर रहे हो तो यू विल फील समथिंग कि कुछ हो रहा है, कटक एज अ बोन आपकी, इट्स प्रोड्यूस ए साउंड लाइक अ क्लिक। तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना होगा, फिर डेंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशंस करेगा, क्लिनिकली चेक करेगा कि क्या इशू है, नहीं है तो OPG जा सकता है, CBCT जा सकता है, मतलब इट कैन बी। बट हमें उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आपका ये पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे हमारा जॉज अटैच है, हमारा लोअर जॉ अटैच होता है, यहाँ पे ओपन क्लोज करने में आपको पेन फील होगा। ये कांस्टेंट पेन तो बहुत मतलब एक्सट्रीम जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब होती है, लेकिन इनिशियली होता है कि आपको माउथ ओपन कर रहे हो, बंद कर रहे हो तो आपको पेन रह रहा है, या फिर पेन नहीं हो रहा है तो आपको क्लिकिंग हो रहा है, अटक रहा है, मुँह बंद करने में अटक रहा है मुँह, तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना होगा। मतलब ये तो बहुत बेसिक है, मतलब ये अगर हो रहा है तो आपको इग्नोर नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक है, दिस वॉज वेरी हेल्पफुल डॉक्टर, एंड आई थिंक यू रियली इनलाइटेंड अस कि कैसे हमारे को दांत का ख्याल रखना चाहिए, कैसे दांतों की सेहत इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी, रादर ज़्यादा, क्योंकि यहीं से सब खाना अंदर जा रहा है। और आपने बड़ी अच्छी लाइन बोली, दांत तंदुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर शो। एक लास्ट मैसेज अगर आपका हमारे ऑडियंस के लिए है तो। ब्रश ट्वाइस अ डेली and please include the floss in your daily habit. It will be a game changer for you. Yeah, for sure. Thank you, Doctor. Thanks for coming. दोस्तों, आज हमने जाना कैसे हम अपने डेंटल हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, कैसे उसका हाइजीन का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही हमने जाना कि टूथपेस्ट कौन से वाले अच्छे हैं, कौन से वाले हम कुछ कम फ्रीक्वेंसी में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही फ्लॉसिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ सिम्टम्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ज़रा सा भी वो सिम्टम्स अराइज हुए या फिर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपके दांत में पेन है, सेंसिटिविटी है, या कुछ भी दांत को चबाने में आवाज़ आ रही है, तो एकदम फटाफट अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। और अगर आपको, जैसे मैंने गलती की थी, अगर आपने कई सालों से डेंटिस्ट को नहीं दिखाया है तो रेगुलरली हर 6 महीने पे डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपने दांतों की सेहत का आंकलन अच्छे से करने दें। ये ना खाली आपके दांतों के लिए बट आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट विल कम टू द एंड ऑफ द शो, एंड ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव शोज़ के लिए और हेल्थ के लिए जानकारी के लिए आप हमारे शो पे आते रहें और हमारे शो को देखते रहें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, ब्रश स्मार्ट, फ्लॉस डेली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी और हमेशा स्माइल करते रहें। थैंक यू।